कोरोना वायरस के सेकंड वेव आने के बाद इंडिया में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अच्छी खासी बढ़ गई है। अब इस बढ़ती हुई ऑक्सीजन डिमांड की वजह से और ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से कुछ ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनीज और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली कंपनीज को बहुत फायदा मिला है। इस सेक्टर की कुछ कंपनीज की प्राइसेस कुछ ही महीनों के अंदर 50 से 100% से ज्यादा बढ़ गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन क्राइसिस से फायदा मिल रहा है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये ट्रेंड टेम्पररी रहेगा या फिर आगे भी चल सकता है। ऑक्सीजन मार्केट में मेनली दो सेगमेंट्स है, मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। इस मार्केट में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का मार्केट शेयर 77.4% है, यानी यहाँ पर मेजॉरिटी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की ही डिमांड है। स्टील सेक्टर में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज किया जाता है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल, मिनरल प्रोसेसिंग, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल, इन सेक्टर में भी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस कोविड-19 की सेकंड वेव की वजह से मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अचानक बढ़ गई। इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गवर्नमेंट को स्टील कंपनीज को बोलना पड़ा कि आप फिलहाल इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज ना करें। और उसके बाद इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स ने मेडिकल ऑक्सीजन बनाना शुरू किया और बढ़ती हुई मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश की। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो भी कंपनीज हैं उनके फंडामेंटल्स कैसे हैं और साथ ही इनमें इन्वेस्ट करना यानी सेक्टर में एंटर करना अभी सही रहेगा या फिर नहीं। तो इस तरह मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने की वजह से कुछ कंपनीज को इसका फायदा मिला है, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आती है भगवती ऑक्सीजन। भगवती ऑक्सीजन एक पेनी स्टॉक है जिसकी प्राइस फिलहाल 34 रुपए के करीब चल रही है और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 8 करोड़ के करीब है। अभी अप्रैल 2021 की शुरुआत में कंपनी के शेयर प्राइस सिर्फ 12 रुपए थी और उसके बाद कंपनी की शेयर प्राइस 200% से बढ़कर अभी 34 रुपए के करीब चली गई है। यह कंपनी कई सारे इंडस्ट्रियल गैसेस मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन कंपनी का ज्यादातर यानी 86.69% रेवेन्यू इंडस्ट्रियल गैसेस की मैन्युफैक्चरिंग से आता है। कंपनी 1972 से यानी पिछले 40 साल से ज्यादा टाइम पीरियड से इस बिजनेस में है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि इतना टाइम बिजनेस में होने के बावजूद भी कंपनी का रेवेन्यू कुछ खास नहीं है। साथ ही कंपनी की जो बिजनेस ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं रुकी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2009 में कंपनी का रेवेन्यू 5 करोड़ था, वही फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 3 करोड़ था। यानी रेवेन्यू बढ़ने की बजाय कंपनी का रेवेन्यू लगातार गिरता चला गया है और ऐसे में पिछले 2 साल से कंपनी लॉसेस में भी चल रही है। जहां तक मेडिकल ऑक्सीजन की बात है तो मुझे लगता है कि यहाँ से आगे ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 साल तक मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अच्छी खासी रहेगी। उसके बाद जैसे ही 50% से ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी, उसके बाद ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा डिमांड रहेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, लेकिन कंपनी चुनते वक्त आपको लॉन्ग टर्म का भी ख्याल रखना होगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर कंपनी की शेयर प्राइस 200% से जरूर बढ़ी है। साथ ही इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू और फाइनेंशियल्स भी सुधरने की संभावना है, लेकिन ये ग्रोथ लॉन्ग टर्म में ऐसी रहेगी ऐसा हमें नहीं लगता है। साथ ही कंपनी का ROCE और ROE भी बहुत कम है। तो यहाँ पर भगवती ऑक्सीजन के फंडामेंटल्स मुझे काफी वीक लग रहे हैं। नेक्स्ट है नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड। ये कंपनी 1980 से इस बिजनेस में है और इंडस्ट्रियल गैसेस की एक लीडिंग सप्लायर है। कंपनी स्टील सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर और अलग अलग सेक्टर्स में ऑक्सीजन सप्लाई करती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी का रेवेन्यू कंपाउंडेड सालाना 14% से बढ़ रहा है। वही अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट काफी इनकंसिस्टेंट है। कभी कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो कभी बहुत ज्यादा लॉसेस में, और इसलिए कंपनी का आज जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पिछले साल के रेवेन्यू से भी कम है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 43 करोड़ था और फिलहाल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 29 करोड़ है। ये मेनली इसलिए क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन उस बढ़ते हुए रेवेन्यू को कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है और यहाँ पर भी कंपनी का ROE और ROC दोनों भी बहुत कम है। पिछले साल कंपनी को करीब 1.5 करोड़ का लॉस हुआ था और उसके पिछले साल कंपनी को 3.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरह के प्रॉफिट के कंपैरेटिवली कंपनी का जो लोन है वो थोड़ा ज्यादा है। कंपनी के ऊपर फिलहाल 38 करोड़ का लोन है। पिछले 2 महीनों में कंपनी की शेयर प्राइस करीब 80% से बढ़ गई है। तो इस ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से कंपनी को इस क्वार्टर में और आने वाले कुछ क्वार्टर में काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अपने रेवेन्यू को अच्छे खासे प्रॉफिट में तब्दील करना। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में है। इस सेक्टर के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस दिख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब नेक्स्ट जो कंपनी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर लिमिटेड। इंडिया में जितना ज्यादा ऑक्सीजन का शॉर्टेज था उससे ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर का शॉर्टेज था। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर 1978 से अलग अलग टाइप्स के सिलेंडर्स बना रही है।
वो सीएनजी सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अलग अलग इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर्स भी बनाते हैं। हालांकि इस टाइम में कंपनी को काफी अच्छा फायदा मिलेगा शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं रहा है। पिछले 10 साल में कंपनी का रेवेन्यू कंपाउंडेड सालाना सिर्फ 2% से बढ़ा है और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने के बजाय कम हुआ है। पिछले 2 महीनों में कंपनी की शेयर प्राइस 30% से भी ज्यादा बढ़ गई है। जहां तक सिलेंडर इंडस्ट्री की बात है तो ये इंडस्ट्री अच्छी खासी स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो इस कंपनी की ग्रोथ फिलहाल तक कुछ खास नहीं रही है और इस कंपनी का भी ROC और ROE दोनों भी बहुत कम है। यहाँ इस क्राइसिस में कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स का भी यूज किया जा रहा है, तो जो कंपनीज मेडिकल टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है उन्हें भी इसका फायदा मिल सकता है। ऐसी एक कंपनी है आइनोजन, जो कि एक US बेस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की बहुत ज्यादा डिमांड के चलते इस कंपनी को काफी फायदा मिल सकता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हवा से ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और नाइट्रोजन को हटाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के चलते कई जगह पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का उपयोग किया गया और अभी भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की डिमांड इंडिया में काफी ज्यादा चल रही है। हमने देखा कि ये जो सारी ऑक्सीजन कंपनीज है या फिर सिलेंडर कंपनीज है, इनके नाम के आखिर में ऑक्सीजन या सिलेंडर ये शब्द जरूर है। ऐसे ही फिर लोगों ने बॉम्बे ऑक्सीजन नाम की कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया, ये सोचकर कि शायद ये कंपनी भी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करती है। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स ने कंपनी में बहुत ज्यादा डिमांड दिखाई। 20 मार्च 2020 से लेकर 20 अप्रैल 2021 तक कंपनी की शेयर प्राइस 100% से भी ज्यादा बढ़ गई और उसके बाद ये रिपोर्ट आई कि बॉम्बे ऑक्सीजन नहीं बनाती है, बल्कि कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और कंपनी ने साल 2019 से ही ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है। तो इस तरह की ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट्स कभी भी ना करें। पहले कंपनी का एनालिसिस करें, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें, कंपनी का मैनेजमेंट देखें और उसके बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और ये सारी प्रोसेस और सारी चीजें करने में हम हमेशा आपकी मदद करते रहेंगे। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के अलावा एक और सेगमेंट को इस पैंडेमिक का बहुत फायदा मिला है और वो है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। इंडिया में मेनली 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज कोविड-19 वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। पहली है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो सीरम इंस्टीट्यूट मेनली मैन्युफैक्चरिंग में है। कंपनी मेनली खुद की टेक्नोलॉजी से वैक्सीन डेवलप नहीं करती है, वो मेनली मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। वही अगर भारत बायोटेक की बात करें, जो कि कोवैक्सीन ये कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। दैट इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, ये दोनों भी कंपनीज इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड नहीं है। इसके अलावा और भी वैक्सीन मेकर्स है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में तो नहीं बट US स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जैसे कि मॉडर्ना और फाइजर। पहले बात करेंगे मॉडर्ना की। मॉडर्ना की शुरुआत साल 2010 में हुई। मॉडर्ना के ज्यादातर फाउंडिंग मेंबर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स साइंटिस्ट थे। कंपनी के अर्ली इन्वेस्टर्स कंपनी की टेक्नोलॉजी के ऊपर इतने कॉन्फिडेंट थे कि कंपनी के कई सारे अर्ली इन्वेस्टर्स ने अभी तक कंपनी के शेयर्स नहीं बेचे हैं। मॉडर्ना मैसेंजर RNA दैट इज mRNA इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। साल 2020 तक ये कंपनी एक बहुत छोटी कंपनी थी, लेकिन कोविड-19 आने के बाद अपनी इस वैक्सीन लाने के बाद कंपनी को काफी फायदा मिला है और उसके बाद कंपनी की ग्रोथ काफी तेजी से हो रही है। इसी के चलते कंपनी की शेयर प्राइस भी पिछले 1 साल में लगभग 200% से बढ़ी है और इसके चलते ही कंपनी के जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे वो बिलियनियर बन गए हैं। कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है, तो अगर कंपनी की टेक्नोलॉजी साथ ही कंपनी के मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। वही अगर हम फाइजर की बात करें तो फाइजर मुझे फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं लगा। हालांकि फाइजर की भी वैक्सीन से कंपनी को काफी फायदा मिला है। अब बात रही कि US कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए आप IND मनी ऐप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आज के हमारे इस वीडियो के प्रायोजक है। और इस ऐप के जरिए आप बहुत ही आसानी से US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी बिना किसी ब्रोकरेज के। बस IND मनी ऐप खोलिए और US स्टॉक्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अपना US स्टॉक्स अकाउंट क्रिएट कीजिए 2 मिनट के अंदर। पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ अपलोड करके अपने US स्टॉक अकाउंट को वेरीफाई कीजिए और फिर आपका US स्टॉक्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप Amazon, Netflix, Zoom इन जैसी कई सारी US स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में आसानी से इन्वेस्ट कर पाओगे। फिर अपने लिंक सेविंग अकाउंट से आप आसानी से अपना पैसा US स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। पैसा ट्रांसफर करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़िए। इस रेमिटेंस के लिए आपकी बैंक आपसे कुछ चार्ज भी कर सकती है। उसके बाद आपका अकाउंट डॉलर से लोड हो जाएगा और आप फिर कंपनीज का नाम सर्च करके आसानी से US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी 0 ब्रोकरेज के साथ। IND मनी ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेक्स्ट है लिंडी ग्रुप की कंपनी लिंडी इंडिया। लिंडी इंडिया एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,000 करोड़ के करीब है। कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2010 में 986 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 तक बढ़कर 1471 करोड़ हुआ। यानी पिछले 10 साल में कंपनी का रेवेन्यू
कंपाउंडेड सालाना सिर्फ 4% से बढ़ा है और पिछले 10 साल में कंपनी का प्रॉफिट कंपाउंडेड सालाना सिर्फ 5% से बढ़ा है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कंपनी को अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल गैसेस की मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी एक लीडिंग कंपनी है। तो शॉर्ट टर्म में कंपनी को जरूर फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो उतने खास नहीं है। और जहां तक इस पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो इस इंडस्ट्री में कई सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो जो कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेगी और उस हिसाब से इक्विपमेंट्स बनाएगी, उन्हें आगे चलकर अच्छा फायदा हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इनमें से कई सारी कंपनीज कई सालों से इस बिजनेस में हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में वो काफी पीछे है और इसीलिए जो भी अपॉर्चुनिटीज अब तक आई हैं उनमें उन्हें अभी तक कुछ खास फायदा नहीं मिला है। शॉर्ट टर्म में कई सारे बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पाने में अभी तक वो कामयाब नहीं रहे हैं। इस इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले एक चीज जरूर ध्यान में रखिए कि ऑक्सीजन सेगमेंट में सबसे ज्यादा डिमांड इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की है और लॉकडाउन की वजह से और कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स रुकने की वजह से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की डिमांड पिछले कुछ टाइम में कम हो गई है। तो यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड जरूर काफी बढ़ गई है, लेकिन ओवरऑल ऑक्सीजन की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सेक्टर उतना ल्यूक्रेटिव नहीं है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सजेशन आपके पास हो तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही मार्केट से डेली बेसिस पर अपडेट रहने के लिए आप हमारी ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर हम आपको डेली बेसिस पर जो मार्केट के जो रिसेंट ट्रेंड्स है या फिर रिसेंट अपडेट्स है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।